हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 7 के चैप्टर 7 तक का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 8 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, औरंगजेब के बाद मुगल उत्तराधिकारियों के सामने जो आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए उनके प्रमुख कारण थे। पहला है, औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन का बड़ी मात्रा में खर्च करना। दूसरा है, प्रशासनिक कार्यकुशलता में कमी होने के कारण मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। तीसरा है, सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इनके प्रमुख कारण थे। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1739 में। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। अगला प्रश्न है, 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत के किस जगह पर आक्रमण करके लूटा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद 3 प्रमुख राज्य का उदय हुआ। इनमें से कौन सा राज्य वह नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मराठा।
मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जोधपुर के राजा अजित सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिल गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। जोधपुर के राजा अजित सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिशें की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजपूतों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है, मुगल व्यवस्था विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। दूसरा है, जोधपुर के राजा सवाई जय सिंह ने ही मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा लिए। कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजित सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से जोधपुर के राजघराने ने किसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागौर। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। इन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिशें की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र राजपूत राज्य जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेवाड़। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर और मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राजा सवाई जयसिंह का प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। दूसरा है, अंबर का राजा सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में जंतर मंतर के नाम से 5 वेधशालाओं का निर्माण किया। तीसरा है, कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया, लेकिन मारवाड़ एकमात्र ऐसे राजपूत राज्य थे जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही हैं। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। अंबर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं।
अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1699 में। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ ने गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंदा बहादुर। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिखों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना से पूर्व और पश्चात राजपूतों व मुगल शासकों से कई लड़ाइयां लड़ी। दूसरा है, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता से विद्रोह किया। तीसरा है, बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन का सार्वभौम बताया। चौथा है, गंगा और सिंधु नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। कूट का प्रयोग कर सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सतलज और यमुना नदी के क्षेत्र के बीच। सतलज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में बंदा बहादुर ने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। अगला प्रश्न है, जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं क्या कहलाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दल खालसा। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा वैशाली और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमत्ता या गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उसकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राखी व्यवस्था का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिख से। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था।
इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमुत्ता कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उसकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। अगला प्रश्न है, राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों ने उनकी उपज का कितना प्रतिशत कर के रूप में लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20%। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमत्ता कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उसकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, गुरु गोविंद सिंह ने प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है। दूसरा है, 18वीं सदी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। कूट का प्रयोग कर असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोनों ही कथन सत्य हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर को। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मराठा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है, शिवाजी ने अस्थायी राज्य की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से की थी। दूसरा है, मराठों ने 1720 के दशक में मालवा और गुजरात को मुगलों से छीन लिया। तीसरा है, चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव डाली। कूट का प्रयोग कर असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सत्य दिए हुए हैं। मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशु चारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चीतपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पूरे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का भी अधिकार मिल गया। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव डाली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, लोहार और बंजारे शिवाजी के समय मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। दूसरा है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवा के हाथ में आ गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सत्य है।
मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चीत-पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। अगला प्रश्न है, 1730 के दशक में मराठा नरेश को दक्कन प्रायद्वीप में कौन से कर वसूलने का अधिकार मिल गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, चौथ और सरदेश मुखी। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही दक्कन क्षेत्र में चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का भी अधिकार मिल गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मराठा के विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा साम्राज्य उत्तर में राजस्थान, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल प्रदेशों तक फैल गई। दूसरा है, इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तीसरा है, मराठा के इस विस्तार से उन्हें संसाधन के भंडार तो मिल गए मगर अन्य शासक उनके खिलाफ हो गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा कथन सत्य है। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए कथन और कारणों पर विचार करें। कथन है, मराठों इस विस्तार के कारण उन्हें संसाधनों के भंडार तो मिल गए मगर उनके सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। कारण है, मराठों को 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। साम्राज्य के विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया मगर उनके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला है, मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। दूसरा है, मराठों द्वारा नियंत्रित इलाके में वाणिज्य व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सत्य है। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरफ से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया था।
अगला प्रश्न है, जाटों ने अंबर और आगरा का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल किस जगह पर बनवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दीग। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दिग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करके एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तु कला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग से जोड़ा गया, दिग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जाटों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, 18वीं शताब्दी में जाट नेता चूड़ामल के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। दूसरा है, जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। तीसरा है, पानीपत में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सत्य है। जाटों ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच में क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनवाया गया, वहीं दिग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने भरतपुर का प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरजमल। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दिग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास 8 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।